कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दोनों ही मूवमेंट में किसने पार्टिसिपेट किया, कैसे पार्टिसिपेट किया, क्या लिमिटेशन रही, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में जानने को मिलती है। साथ लड़ लेने से तो हम एकजुट हुए ही थे, क्योंकि हमारे ऊपर भी ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, इनके ऊपर भी ब्रिटिशर्स, इनके ऊपर भी ब्रिटिशर्स, तो सारे लोग एकजुट हुए। नेशनलिज्म वाज द प्रोडक्ट ऑफ एंटी इंपीरियल मूवमेंट, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। उसके अलावा कल्चरल मूवमेंट्स ने भी कहीं ना कहीं लोगों को एकजुट किया, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस डेवलप करी, वो भी इस चैप्टर में बताया गया है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर शुरू होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। ब्रिटिशर्स वॉर में एक्टिवली एंगेज थे और उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा। उन्होंने हमारे ऊपर टैक्सेस बढ़ाए, चीजों की कीमत बढ़ी, आम जनता का जीना मुश्किल। साथ ही साथ जो सोल्जर चाहिए थे, तो इंडिया से फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था, जबरन यहां से लोगों को ठूस ठूस के ले जाया जा रहा था कि आप लड़ाइयां लड़ो। फसलों का खराब हो जाना, बीमारियों का फैल जाना, और इस पूरी सिचुएशन में ब्रिटिशर्स को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और सारे देश के नागरिक जो थे वो एकजुट हो रहे थे कि यही कारण है हमारी सारी परेशानियों का। अब इस स्थिति में एक लीडर इमर्ज होते हैं हमारे सामने और जो एक नया मोड ऑफ स्ट्रगल लेके आते हैं। महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया लौट कर आते हैं और सत्याग्रह का प्रिंसिपल अपने साथ लाते हैं, जहां वो कहते हैं कि आप ट्रुथ और नॉन वायलेंस की मदद से जीत सकते हो। अगर आप सत्य के लिए लड़ रहे हो और आप सही हो तो आपको वायलेंस की जरूरत नहीं है। आपको जो आपके साथ गलत कर रहा है, जो ऑपरेसर है, उसको ये एहसास दिलाना होगा, देख भाई तू गलत कर रहा है, और उसके अंतरात्मा को जब ये एहसास हो जाएगा कि वो गलत कर रहा है तो द ट्रुथ इज बाउंड टू ट्रायम्फ, मतलब सत्य की विजय होगी। इसी प्रिंसिपल को उन्होंने 1917 में चंपारण में, 1917 में खेदा में और 1918 में अहमदाबाद में इंप्लीमेंट किया। इन रीजनल सक्सेस के बाद में महात्मा गांधी ने तय किया कि अब नेशन वाइड मूवमेंट लॉन्च करने का मौका आ चुका है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा 6 अप्रैल से। रॉलेट एक्ट एक ऐसा लॉ पास किया ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, जहां पे वो किसी भी नेशनलिस्ट लीडर को अरेस्ट कर सकते थे बिना 2 साल तक के ट्रायल के। इसे ब्लैक लॉ डिक्लेयर करते हुए तय किया गया कि हम नेशन वाइड पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन जनता उतनी रैलीज वगैरह हो जाती थी और 10 अपने को जब एक पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर पुलिस फायरिंग कर देती है तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ जाती है और मार्शल लॉ इंपोज कर दिया जाता है, जनरल डायर को कमांड दे दी जाती है ताकि लोग इकट्ठे ना हो। लेकिन 13 अप्रैल को बैसाखी का मेला था, जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग तो अनअवेयर थे कि क्या चल रहा है, यानी मेले में घूमने आए थे और जनरल डायर उन लोगों के ऊपर गोलियां चलवा देता है। अमृतसर में खून खराबा, लोगों ने पत्थर उठा लिए थे, स्ट्रीट्स पर आए थे और ब्रिटिशर्स भी उनका ब्रूटल रिप्रेशन कर रहे थे। चारों तरफ आग जली थी और इस चीज को देखते हुए महात्मा गांधी ने मूवमेंट को स्टॉप कर दिया। रॉलेट सत्याग्रह एक वाइडस्प्रेड मूवमेंट था, लेकिन महात्मा गांधी और ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लॉन्च करना चाहते थे, इसमें हिंदू मुस्लिम सभी को जोड़ना चाहते थे और तभी खिलाफत इशू उठ रहा था। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो ऑटोमन एम्पायर की हार होती है, ऑटोमन एम्पायर के रूलर थे खलीफा, खलीफा जो कि सारे मुस्लिम के स्पिरिचुअल हेड थे, उनकी डिसरिस्पेक्ट सारे मुस्लिम से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसी के चलते खिलाफत कमिटीज भी बनाई जा रही थी। महात्मा गांधी ने सोचा कि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जलियांवाला रॉन्ग्स जो हुए उन सबको खिलाफत इशू को जोड़ के एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च किया जा सकता है। सवाल ये था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मूवमेंट कैसे बनाया जाए। महात्मा गांधी बताते हैं कि हम अपना कॉपरेशन हटाएंगे, सारे टाइटल्स वगैरह जो भी हमें ब्रिटिशर्स से मिले उन्हें रिटर्न कर देंगे और इस तरह से हम अपना कॉपरेशन हटाएंगे तो एक साल के अंदर ब्रिटिश राज जो है वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। ये वो अपनी बुक हिंद स्वराज में लिखते हैं। इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए प्रपोजल रखा जाता है सितंबर 1920 के कोलकाता सेशन में, प्रपोजल एक्सेप्ट होता है दिसंबर 1920 नागपुर सेशन में और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया जाता है 1921 जनवरी में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हर व्यक्ति ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन अपनी अपनी ढपली थी और अपना अपना राग था, मतलब सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी स्वराज को लेकर। शहर में जो पार्टिसिपेशन था वो कांग्रेस की लाइन पे ही था। टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया, बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, मजे मजे। कोर्ट्स वगैरह ने लॉयर्स ने बायकॉट कर दिया। हमने इकोनॉमिक गुड्स जो फॉरेन गुड्स आते थे वो खरीदना बंद कर दिया, वैल्यू लगभग आधी हो गई। लेकिन इन सारी चीजों की लिमिटेशन थी, क्यों? क्योंकि हमारे खुद के इंस्टीट्यूट थे जहां लोग काम कर सकते, तो पापी पेट का सवाल था। बच्चे घर पे थे, मार पड़ी थी, स्कूल चले गए इसके लिए। दूसरी चीज खादी बहुत एक्सपेंसिव था, तो एक बार जो उसने बायकॉट कर दिया, लेकिन लोग खादी खरीद नहीं सकते थे तो वापस मशीन मेड क्लोथ खरीदना शुरू कर दिए। गांव में लोगों के अलग चल रहे थे। एक तो मेन स्ट्रीम विलेजेस में लोगों ने अलग तरह से मैसेज को इंटरप्रेट किया। उन्हें लगता था हमारी परेशानी का कारण ये जमींदार और लैंडलॉर्ड है, तो मूवमेंट उनके ही अगेंस्ट में था एक तरह से, मतलब नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज करवा दिया। ठीक है, जमींदारों के बाल नहीं काटेंगे, कपड़े नहीं धोएंगे। और साथ ही साथ देखो कांग्रेस ने प्रयास किया, जैसे अवध किसान सभा बनाई गई बाबा रामचंद्र जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी, लेकिन पीजेंट्स को लगता था क्या कि महात्मा गांधी ने बोला है आपको बस आजादी लेना है, तो लैंडलॉर्ड वगैरह के घर पे हमले हो जाते थे, वायलेंस का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब वहीं पे आप देखेंगे तो गांव में जो ट्राइबल क्षेत्र था वहां पे भी ब्रिटिशर्स समस्या थे, क्योंकि फॉरेस्ट लॉज वगैरह सब कुछ चेंज कर दिए थे। तो ब्रिटिशर्स को अपोज करने के लिए, जैसे वहां पे लोकल हीरोज के नाम में अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजी तरह का नाम आता है, जो कि हमारी कहानी के हीरो है। लोग बोलते थे भगवान का अवतार है, गोली मारते तो भी कुछ नहीं होगा उन्हें, लोगों को ठीक कर सकते हैं, और वो महात्मा गांधी की रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन उनका मानना था आजादी बिना लड़े नहीं मिलेगी। इसी के साथ साथ प्लांटेशन फील्ड में लोगों का अलग पार्टिसिपेशन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। इंडियन इमिग्रेशन एक्ट के चलते उन्हें प्लांटेशन फील्ड छोड़ के जाने की आजादी नहीं थी, मुझे अपने घर जाना है। और जब महात्मा गांधी ने स्वराज का कॉल दिया, नॉन कॉपरेशन में पार्टिसिपेट करने को कहा, उन्होंने बस आजादी मिल गई है और वो प्लांटेशन फील्ड को छोड़ छोड़ के निकल पड़े। इन सारे अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो पैन इंडिया इमेज जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से निकल के आ रही थी, लेकिन लोग वायलेंस को रिजॉर्ट कर लेते थे। और चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद में जब पुलिस स्टेशन जला दिया गया गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पास में, तब महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। फिर 1922 में कॉल ऑफ किया गया मूवमेंट। अगला मूवमेंट आएगा 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस बीच में क्या हो रहा था, तो इस समय पे जैसे आप देखेंगे तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। उन्होंने कहा कि कोई मूवमेंट तो चल नहीं रहा, इलेक्शन ही लड़ने दो हमें।
Nice. ठीक है, इसके अलावा दो फैक्टर्स थे जो इंडियन पॉलिटिक्स को शेप दे रहे थे। वो दो फैक्टर्स जो थे वो एक था कि इकोनॉमिक डिप्रेशन जिससे एग्रीकल्चर प्राइसेस गिर रही थी, पूरा का पूरा ग्रामीण क्षेत्र जो था वो घबराहट में था और कारण मान रहा था ब्रिटिशर्स को। और दूसरी चीज जो थी वो ये थी कि हमारे यहाँ साइमन कमीशन आया था। गो बैक साइमन के नारे के साथ स्वागत हुआ। बेसिकली साइमन कमीशन एक कमीशन पहुंचा गया सर जॉन साइमन की लीडरशिप के अंडर में जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का काम करेगा। तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें इंडियंस एक भी नहीं थे। इंडियन लीडर्स ने अपोज किया। वहां उस समय जो वाइसराय थे लॉर्ड इरविन उन्होंने सोचा कि इनको डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं, बोलते कि तुम बना लो संविधान लेकिन रहोगे तुम ब्रिटेन के अंदर नहीं, क्राउन के अंदर नहीं। तब हमारे यंग लीडर्स ने बोला ना जीना, अब लेंगे तो पूरी आजादी लेंगे। और 1929 का कांग्रेस सेशन था, वहां पे पूरा स्वराज रेजोल्यूशन को पास किया गया और ये बोला गया कि आगे आने वाली 26 जनवरी को हम आजादी पालेंगे, लेकिन आजादी तब मिली नहीं। तब महात्मा गांधी ने बोला चलो फ्रंट सीट पे मुझे आने दो, समय आ गया कंट्री में बड़ा अगला ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लॉन्च करने का जो होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो शुरू होता है सॉल्ट मार्च के साथ में। 31 जनवरी 1930 के दिन महात्मा गांधी 11 डिमांड्स लिखते हैं लॉर्ड इरविन को। उसमें से एक डिमांड होती है कि सॉल्ट के ऊपर से टैक्स हटाया जाए। सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा तो कितनी चीज चोरी होगी, तो नेचुरल सब्सटेंस है। और बोला हमारी डिमांड्स नहीं मानी गई तो ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा। 11 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया, लॉर्ड इरविन हल्के में लिया, डिमांड नहीं मानी और महात्मा गांधी ने फिर मार्च चालू करी। साबरमती से लेकर दांडी कोस्ट तक 24 दिनों तक 240 माइल्स चलते हैं अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ में। कोस्टल टाउन ऑफ दांडी में जाके वो 6 अप्रैल को नमक उबाल के दिखाते हैं, ठेंगा दिखाते हैं, इरविन को बोलते हैं नमक बना दिया और टैक्स भी नहीं दिया, आज से कॉर्पोरेशन नहीं हटाएंगे और डिसओबे भी करेंगे। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जगह जगह लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, नमक उबाल के दिखाया, नाच नाच के दिखाया कि टैक्स नहीं दे रहे लोग। चौकीदारी टैक्स देने से रिफ्यूज कर दिया। ब्रिटिश सिस्टम जो था डर गया था, उन्होंने लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया और महात्मा गांधी खुद अरेस्ट हो चुके थे। लोगों ने भी अपना आपा खो दिया, मूवमेंट वायलेंट टर्नआउट हो गया। इसी कारण से गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है 5 मार्च 1931 को, जिसके चलते मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया। महात्मा गांधी ने बोला कि चलो लॉर्ड इरविन लंदन चल के बैठ के बात करते हैं, सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, पर शर्त है कि तुम्हें सारे लोगों को छोड़ना पड़ेगा। पर लोगों को छोड़ा नहीं जाता है, मूवमेंट उतना कुछ हाथ में देके नहीं जाता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के जो पार्टिसिपेंट ग्रुप थे वो एक दूसरे के अपोजिट थे। जैसे रिच पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया पहला सेक्शन, वो ये चाहते थे कि उन्हें लैंड रेवेन्यू ना पे करना पड़े, पर इस चाह में उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया। वहीं रिच पीजेंट्स जो थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो ये चाहते थे कि उन्हें जो रेंट पे करना पड़ता था रिच पीजेंट्स को, वो रेंट उन्हें माफ कर दिया जाए, रेवेन्यू भी रिड्यूस कर दिया जाए। तो अपोजिट ग्रुप थे, कांग्रेस बड़ी विडंबना देती थी इसको दूसरों किसको। सिमिलरली इंडस्ट्रियल ओनर्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में इंडस्ट्रियल ओनर्स ने खूब प्रॉफिट बनाया, अब वो चाहते थे कि वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करें। ब्रिटिशर्स बिजनेस एक्सपेंड करना नहीं देना चाह रहे थे, तो कांग्रेस मेंबर्स के सपोर्ट करके इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो ओनर्स में होते थे कि वो ग्रो कर जाएंगे। भाई पैसा हो तो क्या लेकिन वहीं पे वर्कर्स देखोगे तो जो वर्कर्स चौथा ग्रुप था जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो ये नहीं चाहते थे कि हम पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जहां इंडस्ट्रियल ओनर्स थे तो वर्कर्स की हमेशा डिमांड ये होती थी कि हमारी सैलरी बढ़े, वर्किंग आवर्स रिड्यूस हो। अच्छा ठीक है, समझ गया। कुछ गांधी वर्कर्स ने जरूर पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। अगली कैटेगरी जो पार्टिसिपेंट की वो थी वो वुमेन की थी। वुमेन ने बढ़कर के पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। गांव शहर से सभी जगह से निकल के महात्मा गांधी के कॉल पे महिलाएं अपनी सैक्रेड ड्यूटी की तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को मानने लगी थी। लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन के बावजूद भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लिमिटेशन थी, जैसे कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पे। कास्ट के बेसिस पर आप देखेंगे तो कांग्रेस वाज डोमिनेटेड बाय अपर कास्ट हिंदूज और उस समय पे अनटचेबिलिटी भी प्रेजेंट थी। उस कारण से दलित अपने आप को एसोसिएटेड फील नहीं कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत ज्यादा, अपने ग्रुप बना के बैठे थे। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें ये सब छोड़ना पड़ेगा तभी तो आजादी मिलेगी, तभी तो यूनाइटेड हो पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे बीआर अम्बेडकर और महात्मा गांधी में कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो पूना पैक्ट के बाद में रिजॉल्व होते हैं। सिमिलरली रिलीजन के बेसिस पर आप देखोगे तो हिंदू मुस्लिम्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स इंटेंस हो गए थे। आप देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जैसे हिंदू महासभा हो गया, जैसे मुस्लिम लीग हो गया, इस कारण से कन्वर्जेंस बहुत कम देखने को मिल रहा था। एमआर जैकब और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में कंट्रोवर्सी भी आपको देखने को मिली और मुस्लिम जो है तो एक्टिवली इंडियन नेशनल मूवमेंट में उतना खुल के पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनको मुस्लिम लीग लीड कर रही थी अलग तरह से। यही सारे टॉपिक्स ब्रॉडली चैप्टर में कवर किए गए हैं, लेकिन एक एस्पेक्ट जो चैप्टर का कहता है कि साथ लड़ने से तो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आ रही थी, लेकिन कल्चरल प्रोसेसेस ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फॉर एग्जांपल फोक टेल्स, सॉन्ग्स, पोएम्स, हिस्ट्री, इन सारी चीजों की मदद ली गई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जैसे वंदे मातरम लिखा, अभिनेन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाई। साथ ही साथ फोक कल्चर की बात करें तो खुद रविंद्रनाथ टैगोर जो थे तो वो गांव-गांव जाकर उन्होंने क्या किया, नर्सरी राइम्स और पोएम्स को कलेक्ट किया। नटेश शास्त्री ने फोक टेल्स ऑफ सदर्न इंडिया जो है तो पूरी 4 वॉल्यूम बुक में कलेक्ट करी। उसके अलावा आप देखेंगे फ्लैग्स का इस्तेमाल होता है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस डेवलप करने में, तो स्वराज फ्लैग महात्मा गांधी ने बनाया नॉन कॉर्पोरेशन के टाइम में। स्वदेशी मूवमेंट के समय में बंगाल में स्वदेशी फ्लैग बनाया गया। इन सारी चीजों के अलावा हिस्ट्री में भी फोकस किया गया कि हमने हमारे इतिहास को लोगों को बाद में बताया कि हमारा इतिहास गौरवशाली रहा है। ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स ने आके बोल दिया कि हम इनकेपेबल थे और हमें वो मान लेना है। रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री वाज मेजर पार्ट। दिस वाज द होल चैप्टर, पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको चैनल पे मिल जाएगा। आई होप यू गाइस